नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं वंदे भारत समाचार का आभासी पटल। मैं हूं आपके साथ देव चौबे। प्रिय दर्शकों, वंदे भारत समाचार की उपस्थिति हो चुकी है बिहार के कैमूर जिला चांद प्रखंड के अंतर्गत चांद में ही मानव भारती हेरिटेज स्कूल है। इस शिक्षा रूपी बगिया को सिंचने का जो काम करते हैं, जो इसके कहें तो माली जो है, हमारे साथ डायरेक्टर के रूप में विकास पांडे सर है। हम इससे जानेंगे, जो आपके मन में जो प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न भी करेंगे और साथ ही साथ में इस स्कूल की व्यवस्थाओं के साथ इस स्कूल की जब नींव पड़ी थी, क्या सोच के साथ पड़ी है, इसके संस्थापक कौन रहे हैं, ये सब तमाम चीजें होंगी और आपके बच्चों के लिए कितना जरूरी हो जाएगा ये मानव भारती हेरिटेज स्कूल, ये भी हम आप दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, जैसा कि आपका जब हमने इंटरव्यू जब शेड्यूल किया तो आपके बारे में काफ़ी हमने रिसर्च किया है, क्योंकि हमारा मानना है कि जब एक अच्छे प्रश्नार्थी का इंटरव्यू हो तो सर्च के बाद ही हो। और जैसा कि हमारे दर्शकों की भी एक मांग रहती है और हमारे दर्शक इसी के लिए जाने जाते हैं कि हम जब किसी का इंटरव्यू उनको अगर प्रोड्यूस कराते हैं तो वो काफ़ी सुनते हैं, हम विश्वास कर सकते हैं। सर, हमारा पहला जैसा कि प्रश्न है कि आपने शिक्षा के क्षेत्र को ही क्यों चुना? बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, बहुत सारे क्षेत्र हो सकते थे, लेकिन आपने शिक्षा के क्षेत्र को क्यों चुना? देखिए, शिक्षा का जो क्षेत्र है, इसको चुनने का मेरा तो कोई विशेष अपना खुद का कारण नहीं रहा, क्योंकि हमारे विद्यालय के जो संस्थापक हमारे पूर्वज, हमारे दादाजी स्वर्गीय डॉक्टर दुर्गा प्रसाद पांडे जी ने इसकी स्थापना की थी 25 जुलाई 1941 को। और उन्होंने इस विद्यालय की स्थापना के पीछे उनका जो सोच था वो था कि जो हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम है वो अंग्रेजी और अंग्रेजियत से मिली जुली है और उसकी वजह से जो हमारे खुद का जो कल्चर और हेरिटेज है उसका कहीं ना कहीं लोप हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों से वो काफ़ी प्रभावित थे, क्योंकि वो शांति निकेतन में शिक्षक थे और उन्हीं की प्रेरणा से, और मानव भारती का नाम भी गुरुदेव टैगोर ने ही नामकरण किया था इसमें। और एक देश के अंदर में अपने मूल्यों को बचाते हुए, जो अपनी संस्कृति है उसकी रक्षा करते हुए, और बच्चों को दुनिया के लेवल पर तैयार करने की जो एक जरूरत थी उस समय, क्योंकि उस समय के जब आप ऐतिहासिक घटनाक्रम पर नजर डालेंगे तो दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध से बाहर निकल रहा था और हमारा देश भी अपने आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। तो ऐसे में मानवता के ऊपर में बहुत बड़ा संकट था। तो कैसे भविष्य के बच्चे मानवता से जुड़े, मानव होने का जो उनका वजह है उस पर वो खरे उतरे, तो इस विचार से मानव भारती की स्थापना हो गई। और जब चूंकि चांद जो जगह है ये हमारे फाउंडर्स जो डॉक्टर दुर्गा प्रसाद पांडे जी हैं उनका जन्मभूमि था, तो ये सोच करके कि उनकी जन्मभूमि पे उनके जन्म के 100वें वर्ष गांठ जब हम लोग मना रहे थे, तो उसी अवसर पर इस विद्यालय की यहाँ पे स्थापना की गई थी। सर, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो ये आपका स्कूल है बाकी स्कूलों से कैसे अलग है? जी बिल्कुल, आपने अच्छा प्रश्न किया है। मानव भारती हेरिटेज जो है वो, जैसा मैंने बताया कि एक स्वप्न काव्य है हमारे संस्थापक डॉक्टर दुर्गा प्रसाद पांडे जी का। इसमें सपना पिरोया है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महामना मदन मोहन मालवीय जी ने और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने, उस समय के जो ये महापुरुष लोग थे, इनका शिक्षा को लेकर के एक स्पष्ट और बड़ा क्लियर विजन था। तो वो विजन कैसे हमारी परंपराओं में घुले मिले, ये सोच करके उन्होंने हमारे संस्थापक महोदय को प्रेरित किया कि मानव भारती जैसी संस्थानों का स्थापना जो है देश के लिए आवश्यक है। तो उन्हीं सब सोचों के साथ में ये विद्यालय स्थापित हुआ है और वही परंपरा अपने इस जगह को मिले
इसी सोच के साथ हम लोग इसका संचालन कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, अभी जो युग जो चल रहा है ये आर्थिक युग चल रहा है, और ऐसे में जो लोगों की जो एक भावना बनती जा रही है कि शिक्षा एक व्यापार बनते जा रहा है, तो ऐसे में ये जानना और ये इसको लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उसके मूल्यों को, सिद्धांतों को किस प्रकार से आप गुणवत्ता जो है उसको संतुलित करने का काम कर पाते हैं। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है शिक्षा का कि जो शिक्षाविद लोग हैं, शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षाविदों का ही अभाव होते जा रहा है, और इसका दुष्परिणाम यह है कि निश्चित रूप से जब व्यापारी वर्ग शिक्षा के क्षेत्र में आएगा तो वो इसको व्यापार बनाएगा, तो उससे कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रह सकता है। हमारा शैक्षणिक क्षेत्र भी अछूता नहीं है, लेकिन अच्छे तरीके से और एक अच्छे मिशन और विजन से काम करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है, और इस दिशा में लोग प्रयास कर रहे हैं, विभिन्न तरीके से प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रयास का ही परिणाम है कि आपको अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। कई सफल कहानियां भी निकल करके समाज से ही प्रेरक कहानियां आती हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं शिक्षकों का बड़ा बहुमूल्य योगदान होता है। जी, एक अच्छा स्कूल क्या सिर्फ एक अच्छे अंक तक देने तक सीमित है, या एक अच्छे संस्कार, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण भी करना उतना ही जरूरी है? देखिए, शिक्षा जो है वो प्रकृति की सहचरी है। जब तक नेचर के साथ में, प्रकृति के साथ में और मानवीय मूल्यों को संरक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक अच्छा शिक्षण जो है वो नहीं दिया जा सकता है। और ऐसे में यह बहुत जरूरी है हर विद्यालय के लिए कि बच्चों को संस्कार परक शिक्षा मिले, बच्चा उन शैक्षणिक मूल्यों को समझे। उसकी शुरुआत होगी हम शिक्षकों से। हमें अपने विचारों में, अपने रहन सहन में, अपनी बोली भाषा में आपेक्षिक परिवर्तन लाना पड़ेगा, तभी जाकर के हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत जरूरी हो जाता है ना कि शिक्षा के साथ साथ में, पढ़ाई के साथ साथ में डिसिप्लिन का होना, उनके अंदर संस्कार का होना, उनके अंदर व्यक्तित्व का होना। तो इस जो आपका विद्यालय है उस पर किस प्रकार से फोकस करता है? देखिए, केवल किताबी ज्ञान से या क्लासरूम के अंदर बैठा करके बच्चों को ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता है। उसके लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित करनी पड़ती है, और जैसे शिक्षा के अलावा खेल कूद है, संगीत है, कला है, जिस ड्राइंग्स के माध्यम से, इसके अलावा भी अनुशासित करने के लिए हमारे पास में यहाँ हमारे पास एनसीसी का एक ट्रूप है, तो जो 42 बिहार बटालियन से एफिलिएटेड है। तो हम लोग यही प्रयास करते हैं, और हमारी पहचान भी यही है कि जब तक बच्चा स्वयं को नहीं जानेगा तब तक वो दुनिया को क्या समझेगा या अनुशासन को क्या समझेगा। और इसमें सिर्फ विद्यालयों की भूमिका नहीं है, इसमें अभिभावकों की भी उतनी ही भूमिका है। जो अभिभावक थोड़े सक्रिय होते हैं अपने बच्चों के परवरिश को लेकर के, और विद्यालय और शिक्षक थोड़े उनको उस संस्कार में ढालने का प्रयास करते हैं, तो बच्चा सफल होता है। और सर, हमारा मानना है कि जैसा कि हम लोग का ये जो जहाँ विद्यालय ये है, ये कहें तो ग्रामीण परिवेश में विद्यालय है, कहें तो अर्ध शहरी क्षेत्र इसको कह सकते हैं। तो अर्ध शहरी क्षेत्र में होना, ग्रामीण क्षेत्र में होना, और वहाँ से जब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और वो इंग्लिश मीडियम होता है, तो ऐसे बच्चे रिलेट नहीं कर पाते हैं उन चीज़ों से। तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता होगा कि बच्चों को, क्योंकि घर पे जाते हैं तो फिर वही ग्रामीण परिवेश, फिर वही ग्रामीण रीति रिवाज, रहन सहन, फिर उसके बाद से यहाँ से बच्चे आते हैं, तो उसको किस प्रकार से खामियां को और इस खामियों को दूर करने का काम विद्यालय करने का करता है? देखिए, दुनिया की कोई भी भाषा है जी, तो भाषा को सीखने का जो माध्यम होता है वो कई माध्यम है, जैसे सुन करके, बोल करके, लिख करके, और उनके तमाम शब्दों को जान करके व्यक्ति भाषा का प्रयोग करना शुरू करता है। जैसे हमारे घर में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो कोई भाषा नहीं जानता, तो अगर वो हमारे घर में पैदा होता है तो यहाँ की जो भाषा भोजपुरी है वो उसको सीखता है, क्योंकि वो वही सुनता है।
तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के बच्चे, कैमूर के बच्चे भोजपुरी भाषी क्षेत्र से हैं और भोजपुरी बहुत ही अच्छी भाषा है, बहुत मीठी भाषा है। तो वो भोजपुरी एक भाषा सीख के आते हैं। अब उनका रूपांतरण हमें हिंदी और अंग्रेजी में करना होता है। तो जो हमारी नई शिक्षा नीति है वो कहती है कि 5वीं तक, कक्षा 5वीं तक बच्चों को बायलिंगुअल मेथड से पढ़ाएंगे, यानी उनकी जो मातृभाषा है और जो उस भाषा में आप उनको ट्रांसफर करना चाहते हैं वो भाषा। तो हमारा जो इंस्ट्रक्शन होता है वो 2 तरीके का होता है, एक अंग्रेजी में हुआ, फिर उसका हिंदी में हुआ। तो बच्चा उसको को रिलेट करना शुरू करता है। फिर क्या होता है कि क्लासरूम के अंदर में हम बच्चों को जैसे स्टोरी टाइम हम कराते हैं, कहानी सुनाते हैं। जैसे हम लोग बचपन में भाषा सीखने के लिए अपने दादा से, नानी से कहानियाँ सुनते थे, तो वो कहानियाँ भी हमारी भाषाई विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो शिक्षक लोग जो हमारा बायलिंगुअल मेथड है तो उसमें कुछ अंग्रेजी के शब्द, कुछ हिंदी के शब्द मिला करके वो एक कहानी बताते हैं कि भाई क्रोकोडाइल था तो मंकी था, दोनों फास्ट फ्रेंड थे, रिवर के किनारे रहते थे। तो इसमें बहुत सारे जो शब्द हैं वो इंग्लिश के भी हैं और हिंदी के भी। तो बच्चा धीरे धीरे उन शब्दों को सीखना शुरू करता है और सीखने के साथ साथ फिर उसके बोलने का प्रयास करता है। तो ये प्रयास हम लोग करते हैं और ये एक टेस्टेड व्यवस्था है जी। और हमें मानना ये है सर कि क्योंकि ज़्यादा दिक्कत ये होती है ना कि जब बच्चा गांव से निकल करके आता है और जब डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम वाला जो समस्या उसके साथ जो होता है ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे में विद्यालय परिवार को भी उसका चुनौती का एक सामना करना पड़ जाता है। चुनौती तब होती है जब अगला अगर उसको स्वीकार करने को तैयार ना हो। लेकिन बच्चा सीखने आया है, स्कूल तो जगह है जहाँ सीखना है, तो हम यहाँ प्रयास करते हैं कि बच्चा जो है उनको ऐसा वातावरण मिले और जहाँ से कि वो सीखे। मैं आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं कभी कभी अपनी जो क्लासेस हैं उनको क्लासरूम में न अरेंज करके मैं खेत के मेड़ पे कराता हूँ, नदियों के किनारे कराता हूँ, ताकि वो अपने आप को उन खेत खलिहानों से कनेक्ट करके भी पढ़े और तब वो सीखता है तो उसको जीवन भर वो चीज़ जो है वो याद भी रहती है और फिर वो अच्छे तरीके से उसके अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जी, हमारा मानना है सर कि डायरेक्टर होने के ये सब तमाम गुण हैं जो अलग अलग एक्टिविटियाँ जो कराई जाए, क्योंकि पढ़ाने को तो हर कोई पढ़ाता है, लेकिन डायरेक्टर सच में वही है जो स्कूल को किस प्रकार से डायरेक्ट करना है, किस प्रकार से चलाना है, ये उसके काबिलियत पर डिपेंड करता है। सर, शिक्षकों के चयन और उनके ट्रेनिंग को लेकर के आपकी क्या नीति है? जी, हमारे यहाँ जो प्रक्रिया है, चूँकि आसपास की जगहों पे कभी कभी ऐसी समस्याएं आती हैं कि बाहर से लोग आकर के ग्रामीण क्षेत्रों में रुकना या ठहरना पसंद नहीं करते, तो हमने उसके लिए क्या रखा है कि बनारस से प्रतिदिन हमारी बस जो है वो टीचर्स को लेकर के आती है और चयन की प्रक्रिया के लिए हम लोग जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बीएड डिपार्टमेंट में संपर्क करते हैं, वहाँ पे कैंपस सिलेक्शन भी करते हैं, काशी विद्यापीठ में भी हम जाते हैं और भी जो विभिन्न चैनल्स हैं उनके माध्यम से हम एडवर्टीजमेंट करते हैं और सबका इंटरव्यू करते हैं, रिटन टेस्ट करते हैं और इन सारी प्रक्रियाओं के बाद जो हमारे सिद्धांत पे चलने लायक जो हमारे पैनल को, जो टीम को समझ में आता है, उनको हम स्कूल के शिक्षक के रूप में चयनित करते हैं। जी बिल्कुल सर, एक चीज़ और हो जाता है कि पढ़ाई के अलावा खेल, कला, संगीत, ये सब जो तमाम विधाएं हैं उसको रिलेट करने के लिए परीक्षाओं की तैयारी को लेकर के स्कूल की क्या योजनाएं रहती हैं? देखिए, मेरा मानना है कि सिर्फ किताबों से ही ज्ञान नहीं मिलेगा। जब बच्चा संगीत सीखेगा तो संगीत से भी वो भाषा सीख सकता है, गणित से भी भाषा सीख सकता है। वो आर्ट्स में अगर उसका इंटरेस्ट है तो आर्ट्स से भी वो संगीत का धुन समझ सकता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि संगीत में भी राग है और पेंटिंग में भी राग है। तो ये जो राग रागिनी है ये निश्चित रूप से हमारी जो कल्चर हेरिटेज है ना उससे वो उनको कनेक्ट करता है, तो फिर अपने आप ही बच्चा उन सब चीज़ों को कोरिलेट करके सीखता है। जी सर, एक तरफ से लोग कहते हैं कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है, एक तरफ से देखा जाता है कि जो बच्चे के जो होमवर्क हैं वो मोबाइल पे ही आज अधिकतर आ जाते हैं।
तो एक तरफ तो बच्चों को मोबाइल से दूर भी रखना है और एक तरफ से ये भी है कि बच्चों को मोबाइल के बिना काम भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में ये बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी और कहें तो स्कूल के लिए भी, तीनों लोग के लिए ये काफ़ी चुनौती भरा काम होता होगा। नहीं, देखिए क्या है ना कि समय परिवर्तित हो रहा है। हम लोग छोटे थे, बचपन में थे, तो लोग कहते थे कि टीवी मत देखो जी, नहीं तो क्या होगा कि तुम्हारा समय बर्बाद होगा और तुम बर्बाद हो जाओगे, आँख खराब हो जाएगी। आज वही बात जो है वो मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स और इंटरनेट के ऊपर लागू होता है। क्या इसमें परिवर्तन जब भी होता है, जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, वो हमारे यंग पीढ़ी बड़ी जल्दी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो हम शिक्षकों को भी अपनी भूमिका को रिफ्रेम करना है और हमें अपनी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है या टीचिंग टेक्निक्स हैं उसको इस तरीके से ठीक करना है कि बच्चा मोबाइल देखते हुए भी सीखे और अत्यधिक इस्तेमाल ना करे। उसके लिए उसको मोटिवेट किया जा सकता है, उसको समझाया जा सकता है कि इसका सदुपयोग कैसे करें और इसका दुरुपयोग क्या है। इसके लिए गार्जियन को भी अवेयर करना है और हम लोग समय समय पर इस तरीके का वर्कशॉप और सेमिनार्स पेरेंट्स के लिए भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, बच्चों को भी बताते हैं। साइबर क्राइम के बारे में उनको जानकारी दी जाती है कि आज के समय में अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा तुम्हारे जीवन पर या उसका क्या बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों से बच्चों को अवेयर कराते रहना बहुत आवश्यक है। सर, आप बच्चों के साथ ज़्यादा समय देते हैं, ज़्यादा समय बिताते हैं। एक चीज़ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अधिकतर ये देखा जाता है कि अगर बच्चों को कोई चीज़ वैसी बताई जाती है, थोड़ा उसमें बच्चा समय लेता है सीखने में, लेकिन मोबाइल से जुड़ा हुआ चीज़ तो वो यहाँ तक कि आप नाक छुपा करके भी पासवर्ड रखें, फिर भी वो पता नहीं कैसे पासवर्ड तक जानकारी प्राप्त कर लेता है। साथ साथ में वो सारी चीज़ों को चला लेता है जिसका आप खुद आकलन नहीं कर पाते कि क्या ये भी चला पाएगा, इसके ऊपर में क्या है। तो चीज़ें बच्चे कैसे सीख पाते हैं, कैसे? इसीलिए ना हम शिक्षक लोग पहले ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे, चॉक डस्टर होता था हमारे पास, अब हमारे पास लैपटॉप है। अब हम क्लासरूम में स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को विजुअल दिखाते हैं। उसके पीछे का भी तो यही लॉजिक है कि बच्चा जो है अब उसके साथ ज़्यादा फ्रेंडली है ना। तो हम अपना पीपीटी तैयार करते हैं, विजुअल्स तैयार करते हैं और उसको क्लासरूम में ले जा करके हम वही चीज़ जो बच्चा मोबाइल फोन में सीख रहा है अब वो अपने क्लासरूम्स में आ गए। तो तकनीकी बदलेगी तो पढ़ने का पढ़ाने का तौर तरीका भी बदलेगा और हम लोगों को भी उसी हिसाब से बदलाव लाने की आवश्यकता है। सर, जो पेरेंट्स बच्चों के भविष्य को लेकर के असमंजस में, उनको आपका क्या संदेश? नहीं, असमंजस का तो ऐसा कोई नहीं। बच्चा जो है वो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है और वो हमारे देश का एक संसाधन है। उसको बनना ही है, उसको बनाना ही है और हर अभिभावक चाहता है। कोई भी अभिभावक ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा गलत राह पर जाए। लेकिन दुर्भाग्य से जब हम समय नहीं दे पाते हैं, हम अपने दैनिक दिनचर्या में, मैं ये देखता हूँ कि लोग दोस्तों के साथ गप लड़ाने में, घर के अंदर ही मोबाइल फोन में खुद ही इतने इंगेज होते हैं कि बच्चे के पठन पाठन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जबकि आप शहरी क्षेत्रों में या डेवलप्ड एरियाज में जब आप जाते हैं तो लोगों का फोकस होता है बच्चे की लाइफ स्टाइल, उसका खुद का जीवन कैसा चल रहा है, तो लोग उस पर चर्चा करते हैं। हम लोगों को फिर से अपने पेरेंट्स को अवेयर करना पड़ेगा। और देखिए, स्कूल जो है ना वो समाज की एक छोटी इकाई होती है और समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने में विद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और अगर हम सभी शिक्षक लोग, सारा शिक्षक कम्युनिटी अगर इसको चुनौती के रूप में ले ले तो सामाजिक क्रांति आ जाएगी और आपको वो असर समाज में दिखेगा। सर, एक चीज दर्शकों आपको हम बता दें कि जो मानव भारती हेरिटेज स्कूल एक संस्था तो आपको चांद में, जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ पे हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, एक संस्था आपको जिला मुख्यालय भभुआ से 10 किलोमीटर की दूरी पे ब्रांच ओपन हो रहा है। तो उसके बारे में भी हम सर से कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो सर, जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे वो आपका ब्रांच है? जी। तो वहाँ पे एक नया ब्रांच खोलने के मन में आपका कैसे विचार आया? वहाँ पे ब्रांच खोलना आपको कितना जरूरी समझ में आया? देखिए, लेकिन जब हम लोगों ने ये महसूस किया कि अपना जो भभुआ मंडल है उसके लगभग सभी प्रखंडों को हम लोग यहाँ से कैटर कर पा रहे हैं, वहाँ तक के बच्चों को हम यहाँ ले आ पा रहे हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं जो कैमूर का जो दूसरा हिस्सा हमारा मोहनिया मंडल है, वहाँ हमारी पहुँच नहीं हो पा रही थी। तो अपनी आइडियोलॉजी को, मानव भारती के फिलॉसफी को पूरे कैमूर में स्थापित करने के उद्देश्य से हमने अपना विद्यालय मोहनिया और बहुआ के मध्य में वहाँ स्थापित करने का विचार किया है, और इसी उद्देश्य से हम लोग वहाँ स्थापित करते हैं। सर, क्या वहाँ भी इसी प्रकार की शैक्षणिक गुणवत्ता, सुविधा, ये सब तमाम चीजें वहाँ भी अवेलेबल है? जी, हमारा तो प्रयास है कि यहाँ से बेहतर हम करें उसको, और क्योंकि वहाँ स्कूल एजुकेशन के साथ साथ हम स्किल एजुकेशन पर भी काम करेंगे। स्किल एजुकेशन जैसा आपने कहा ना कि संगीत है, कला है, खेल है, तो इसके लिए भी हम वहाँ विशेष तैयारी कर रहे हैं, ताकि बच्चा अगर किसी भी स्कूल में पढ़ता हो, उसको संगीत सीखना है तो वो मानव भारती आ सकता है, उसको कला सीखना है वो मानव भारती आ सकता है, वो खेल सीखना चाहता है तभी वो जुड़ सकता है, या वो पढ़ना चाहता है तभी वो जुड़ सकता है। यानी कह सकते हैं कि जो आसपास गांव के जितने जो बच्चे हैं उनको आप विशेष लाभ देने के प्रयास करें। बिल्कुल बिल्कुल, यही उद्देश्य है कि हमारी जो फिलॉसफी है, हमारे संस्थान का जो विचार है, वो वहाँ के गांव में भी पुष्पित पल्लवित हो। जी सर, जैसा कि आप बताएं कि जो आपका विद्यालय है पिछले कई वर्षों से चल रहा है जी, तो ऐसे में अभी तक से आप कितने बच्चों को नई उड़ान दिए हैं, कितने बच्चों को आप उस शिखर तक पहुंचाया है जो बच्चे आज आपका नाम, आपके विद्यालय का नाम जो ऊंचा किए हुए हैं? जी, बहुत अच्छा है आपका ये प्रश्न। देखिए, जब हम लोगों ने यहाँ विद्यालय स्थापित किया था 2003 में, तो न यहाँ सड़क थी, न बिजली थी। आज इसको आप अर्ध शहरी कह रहे हैं, इस विशुद्ध ग्रामीण जगह थी, और बच्चों ने कंप्यूटर्स नहीं देखे थे, मुझे याद है। और बच्चे यहाँ स्कूल आकर के उनको कंप्यूटर पहली बार देखने का अवसर मिला था। बच्चे कभी ट्रेन में नहीं बैठे थे, बच्चे हवाई जहाज दूर से ही देखे थे, उनको कभी उसमें बैठने का अवसर नहीं मिला था। और भी तमाम तरीके का भी पिछड़ापन था, एक तरीके से हम कहें तो। लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या थी, लोग कहते थे आपका अपहरण हो जाएगा, इस तरीके का माहौल था उस समय पूरे बिहार में। लेकिन समय बदला, चीज़ें ठीक हुई, सड़कें ठीक हुई, बिजली ठीक हुई, और हम लोगों ने अपने काम को निरंतर जारी रखा। रोज हमारी बस के पट्टे टूट जाते थे क्योंकि सड़क ही नहीं था। हाँ, खराब सड़कें थी। तो अब ऐसे में बहुत चुनौती थी, लेकिन हम लोगों ने प्रयास अपना जो ये था वो जारी रखा, नुकसान झेल करके जारी रखा। और आज मैं इसको बड़े गौरवान्वित होकर कह सकता हूँ कि देश के जितने भी प्रतिष्ठित संस्थान हैं, मुझे कभी वहाँ जाने का अवसर मिलता है तो वहाँ 2-4 मेरे अपने बच्चे जरूर मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ दुनिया के विभिन्न देशों में अपने यहाँ के विद्यालय से निकले हुए बच्चे अब धीरे धीरे स्थापित हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे IIT, IIM, मेडिकल कॉलेजेस में, JNU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, कई जगहों पर बच्चों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और उसमें से बहुत सारे बच्चे विभिन्न जगहों पे अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छी सैलरी पा रहे हैं। और अब तो जिन बच्चों को हम लोगों ने पढ़ाया है उनके बच्चे स्कूल आना शुरू कर दिए, तो एक पीढ़ी का पूरा जनरेशन चेंज हो रहा है। तो ये इस वजह से है कि मानव भारती का जो एक गुणवत्ता है, उस बच्चे को हम सभी इस सिस्टम पर भरोसा है कि नहीं, अगर हमने वहाँ शिक्षा पाई है तो निश्चित रूप से मैं भले ही बाहर रहता हूँ, मेरा बच्चा वहीं पर है। ये हम लोगों की उपलब्धि है। सर, आपके यहाँ जो एडमिशन जो है, क्योंकि जो लोग देखेंगे तो वो लोग आने का भी प्रयास करेंगे और लोग आते ही हैं, तो हम उन लोगों को जानकारी आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि आपके यहाँ एडमिशन कब से स्टार्ट है, और क्या अभी तो स्कूल बंद चल रहा है, तो क्या ऐसे में वो फिर भी आकर के यहाँ इंक्वायरी और एडमिशन करा सकते हैं? जी हाँ, स्कूल ऑफिस तो रोज ही खुला हुआ है, केवल संडे छोड़ करके। और 5 जनवरी से हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन बच्चों का लेना नए सत्र के लिए प्रारंभ किया है। और ज़्यादातर हम छोटी क्लासेस में नर्सरी से 5th तक के ही बच्चों को एडमिशन के लिए आमंत्रित करते हैं, और फिर उनका एक टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में जो बच्चे सफल होते हैं हम उनको एडमिशन देते हैं। तो इस तरीके से इस वर्ष हमारे पास लगभग 120 बच्चों की जगह खाली है, जिसके लिए हम एडमिशन का पूरा सिस्टम ये चलाएंगे, जिसमें विभिन्न क्लासेस में है नर्सरी से 5th तक के। तो
तो उनके लिए जल्दी होगा, कुछ जल्दी से आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। बिल्कुल जी। अब रही बात सर, नए जो आपके ब्रांच जो ओपन हुए हैं उसके लिए क्या? जी, उसका भी एडमिशन हमने प्रारंभ कर दिया है और उसका भी एडमिशन फॉर्म भभुआ में जो हमारा सिटी ऑफिस है, सिटी ऑफिस में थोड़ा पता जी, सिटी ऑफिस झा जी की, डॉक्टर झा जी हैं, उनकी गली में मां मुंडेश्वरी टैक्स कंसल्टेंसी का एक कैंपस है, वहीं पे हमारा सिटी ऑफिस है और वहाँ पे भी फॉर्म उपलब्ध है। हमारे कैंपस मानपुर रतवार में भी हमारा फॉर्म उपलब्ध है, तो वहाँ का रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं और वहाँ इस साल हमको 200 बच्चों का एडमिशन लेना है। वहाँ नर्सरी से 5वीं तक का ही स्कूल इस वर्ष हम लोग शुरू करेंगे। अच्छा, और यहाँ 5 से जो 9 क्लास तक के जो एडमिशन यहाँ नहीं हुए? अभी नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास अभी जगह नहीं है उस क्लासेस में, तो हमने वहाँ पे एडमिशन अभी नहीं लेना है। जी। और सर एक चीज़ क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को? संदेश तो यही है कि जब विद्यालयों का चयन करें तो निश्चित रूप से खुद जा करके कैंपस देख करके अपने विचारों को उनके साथ में मैच करके और अच्छे विद्यालय का चयन करें और एक बार जब विद्यालय का चयन कर लेते हैं तो फिर उनके ऊपर फेथ करें। निश्चित रूप से आपके बच्चों का भविष्य स्वर्णिम होगा और हम सभी लोग प्रकृति पर आधारित शिक्षा, जो गुरुदेव टैगोर का ध्येय वाक्य है, इसको लेकर के काम कर रहे हैं। बच्चों को आने वाले भविष्य के लिए कैसे तैयार किया जाए, यहाँ से बच्चा निकल करके दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी में जाए तो उसको ऐसा ना फील हो कि वो ग्रामीण अंचल से पढ़ के आया है या कैमूर जैसे जिले से पढ़ करके आया है, बल्कि वो आत्मविश्वास से लबरेज हो। तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और अभिभावकों को इसमें महती भूमिका निभाने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल सर, लास्ट में चलते चलते हमारे 2 प्रश्न और हैं। 2 प्रश्न में से एक प्रश्न ये है कि लड़का खूब होनहार है, उसकी असीम इच्छा है, लेकिन पिता के पास उतनी धन नहीं है, उतने पैसे नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में उसका दाखिला कराता है। तो ऐसे में क्या उन होनहार बच्चों के लिए कुछ आपको वैसे टेस्ट है जिसको पास कर करके वो आपके यहाँ दाखिला ले सके, तो जो होनहार है उसको आप एक सही जगह दे सके? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया और ये संजीदा प्रश्न है आपका, क्योंकि निश्चित रूप से समाज में जो प्रतिभा है वो किसी धन का मुमताज नहीं है, वो कहीं भी हो सकती है। तो विद्यालय परिवार हमेशा बढ़ चढ़ करके हम ऐसे बच्चों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं और हमारा जो मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली में है, वहाँ पे तो हमने बाकायदा स्कीम रखा हुआ है कि जो वॉर विडोज हैं, ऐसे सैनिक जो देश के लिए शहीद हो गए, उनके बच्चों को हम हॉस्टल में रख करके और उनको 12वीं तक की फ्री एजुकेशन, इवन बुक्स और यूनिफॉर्म भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो 25% गरीब बच्चों का नामांकन होना है, उसके अनुरूप भी हम लोग बच्चों को हर वर्ष नामांकित करते हैं और उनको फ्रीशिप देते हैं। इसके अलावा अगर कोई होनहार बच्चा है और अगर कोई समाज का व्यक्ति उसको लेकर के हमारे पास आता है कि साहब इसकी मदद की आवश्यकता है, तो जरूर उसकी मदद करें। जी बिल्कुल सर, एक प्रश्न और है, क्या प्रत्येक वर्ष पुस्तकें बदलनी रहनी चाहिए? और उसके बाद प्रत्येक वर्ष एक ही विद्यालय में क्या बार-बार एडमिशन करना कितना सही है और कितना जरूरी है? बड़ा ये तो हास्यास्पद है, क्योंकि री एडमिशन का तो ऐसा कुछ होता नहीं, हमारे यहाँ तो री एडमिशन नहीं होता और हम लोग री एडमिशन नहीं लेते हैं, क्योंकि बच्चा एक बार नामांकित होता है। एडमिशन रजिस्टर में उसकी एंट्री एक बार होती है और वो तब विड्रॉ होता है जब उसका टीसी बनाते हैं। इस दौरान दोबारा एडमिशन का कोई है नहीं, तो ये कहाँ से ये बात है तो मुझे नहीं पता। नहीं, अमूमन हमारे दर्शक इस पे कमेंट करेंगे और जिनका बच्चा वो पढ़ता है उस सब चीज़ों को जानते हैं, उस कमेंट करके इस जानकारी लोगों तक भी देने का काम करें। री एडमिशन का कोई है नहीं कोई भी तरीका जी। और जो पुस्तकें जो प्रत्येक वर्ष बदल दी जाती हैं, पुस्तकों के लिए तो बकायदा भारत सरकार ने सर्कुलर दिया हुआ है। हम लोग सीबीएसई स्कूलों में एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करते हैं। एनसीईआरटी जब परिवर्तित होगी तो बुक बदलेगी। अभी कुछ क्लासेस में बदली है, जैसे 7th का भी 8th का थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ है। जी, तो पूरी पुस्तकें बदल दी जाती है कि कुछ सब्जेक्ट? नहीं, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है तो कुछ क्लासेस में पूरी सिलेबस बदली गई है। जैसे अभी इतिहास को लेकर के बड़ा हंगामा हुआ था देश में, तो बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, लेकिन कुछ क्लासेस का बदल चुका है। पिछले 2 साल पहले, कुछ पिछले साल बदली है, लेकिन ओवरऑल एनसीईआरटी जो भारत सरकार का संस्थान है, वो जो बुक्स प्रिस्क्राइब करती है
उसको ही चलाना है, ये भारत सरकार भी चाहती है। समस्या तब होती है जब उन पुस्तकों का समय से वो मिल नहीं पाती है, क्योंकि क्या है, एक बहुत बड़ा इसमें ग्रुप लगा होता है, जो हमारे पब्लिकेशंस हाउसेस हैं, जो हजारों करोड़ों का बिजनेस होता है। तो क्या होता है कि जो हमारी एनसीईआरटी बुक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाता है जी। अब किताबें समय पे मिलेगी नहीं, तो ऐसे में क्या होगा, क्या मजबूरी है भाई उसका पायरेटेड बुक ले आइए, या कोई किताब जो उसकी जगह पे दूसरी किताबें उपलब्ध हैं। तो इस तरीके की समस्याएं कुछ स्कूलों के पास आती हैं, लेकिन हर वर्ष किताब बदलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे 10th और 12th का जो एग्ज़ाम अभी बोर्ड एग्जाम्स होना है, तो पिछले 15 वर्षों में तो ये किताबें नहीं बदली। तो 9th 10th 11th 12th में किताबें नहीं बदल रही हैं, 6th 7th 8th में किताबें नहीं बदल रही हैं। तो जब बदलेंगी तो बदलाव तो पूरे देश में होगा। हाँ, नहीं बदलेगा तो कहीं नहीं होगा जी। नहीं, उसके साथ होता क्या सर कि एनसीईआरटी की तो बुक है, उसके साथ साथ में एक सहायक बुक लोग रखते हैं, तो ये कितना जरूरी होता है? वो डिपेंड करता है जो एजुकेटर है वहाँ पे, जो स्कूल संचालक लोग होते हैं जी, तो उनको ये छोटे बच्चों के साथ भी ऐसा होता है 6 to 8 साल है तो जी जी जी। नहीं तो हर साल किताब बदलने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने बचपन को याद करें जी, हम लोग क्या करते थे कि दोस्त जो है उससे किताबें ले करके बदली करके भी हम पढ़ते जी बिल्कुल। तो इससे क्या होता था कि एक तो लोगों के पूंजी का भी बचत होता था, और दूसरा जो है अभिभावकों पे भी वित्तीय बोझ कम पड़ता था जी। हमें मानना है सर कि शायद पुष्प की अभिलाषा हर कोई पढ़ा होगा, शायद आप भी पढ़े होंगे, या कदम का पेड़ अगर माफ होता है अपना पेड़ आप भी पढ़ोगे, हम भी पढ़े हैं। तो वो जो चीजें थी जो था वो चली आ रही है ना, तो वो उसमें वही मिठास और वो जो कवियों के जो नाम होते थे, जो अभी कंपटीशन में अभी हम एक आईएएस का इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें पुष्प की अभिलाषा पूरा पूछा गया, उसमें पूरी कविताओं को पढ़वाया गया कि कौन लिखा है और उसको पूरा पढ़ करके सुना दीजिए। तो अब वो चीजें अब आईएएस एग्जाम में अब पूछे जा रहे हैं। नहीं, कुछ तो चीजें हैं, जैसे कि अभी जो एनसीईआरटी की जो किताबें चलती हैं, नाम बदल रहा है। पहले हिंदी की किताब थी बसंत नाम था उसका, अब उसको वीणा मृदंग ऐसे करके एनसीईआरटी ने नया नाम दिया है, नए कलेवर में किताबें आ रही हैं, और जो नई किताबें आई हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, और अच्छे जो मन के साथ सोच के साथ में उसमें विषयों को शामिल किया गया है। तो निश्चित रूप से अगर अच्छी किताबें होंगी तभी तो अच्छा ज्ञान होगा जी। तो किसी ने कहा है कि कोट पुरानी पहनो किताबें नहीं खरीदो, तो नया पुराना तो लगा हुआ है, लेकिन दबाव दे करके नहीं आपको लेना ही है ये उचित नहीं। दर्शकों, हमारी जितनी बौद्धिक क्षमता थी, हम अपने बौद्धिक क्षमता के हिसाब से प्रश्नों को जनरेट किए, और सर का शुक्रिया अदा करेंगे कि सर ने भी उसका बहुत सरलता और बहुत शालीनता से जवाब दिया। हमें लगता है कि हम अपने जो प्रश्न थे पूरा कर लिए हैं। अगर आपके भी दिमाग में अगर कोई प्रश्न हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, और नेक्स्ट जब इंटरव्यू हम करेंगे तो सर से वो भी प्रश्न पूछ लेंगे। वैसे बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।